अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएं उसकी बात करते हैं। अच्छा, एक बात तो और ये है, एक चीज को ध्यान रखना हमेशा के लिए, पहला पॉइंट ये है कि ऑल इंटीजर्स होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करना आसान है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करना आसान है, और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना आसान है, सिंपल है। कोई भी नंबर लाइन होगा और उस पर अगर हमको शो करना है, तो जैसे ये एक 0 हो गया, इधर यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। अब इनमें से किसी भी चीज़ को, चाहे इंटीजर में कोई सा भी नंबर आ जाए, 5 को शो करना है तो ये रहा 5, नेचुरल नंबर में 3 को शो करना है 3, 11 होगा तो यहाँ इधर कहीं पर 11 होगा, है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब हम यही रैशनल नंबर में हम प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप का जो होता है, यानी जो रेशियो होता है एक्चुअल में फ्रैक्शनल नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करना, इसमें दिक्कत आता है। तो जब हम फ्रैक्शनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्शन पे क्या क्या होता है, फ्रैक्शन ये नहीं, इसको हम बोलते हैं सीधा अनुपात, है ना, भिन्न। 3/4 अनुपात है ना, 5/7, 8/5, 7/3। तो ये जैसे कि ये सब के सब क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। अब ये p/q के फॉर्म में है, ये है p और ये है q, p/q के फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर भी है ना। अब इस पे हमको एक चीज़, जब हमको रिप्रेजेंट जब करना होगा तो हमको थोड़ा सा कुछ आइडिया लेना होता है, ओवरव्यू लेना होता है कि जैसे फ्रैक्शन में अब यहाँ पर हम इन 4 फ्रैक्शन को देखें, इनमें से 2 को और इन 2 को, ये 2 और ये 2, इनको ध्यान से देखने के बाद पता चल रहा है क्या कि इसका जो ऊपर वाला अंश है ये छोटा है, इसका हर बड़ा है, इसका अंश छोटा है, इसका हर बड़ा। अब इसमें क्या है, कहानी उल्टा है, इसका अंश बड़ा है, इसका हर छोटा है, इसका अंश बड़ा है और इसका हर छोटा है। तो अब इसी चीज के हिसाब से हम जो है कि फ्रैक्शन को, भिन्न को 2 पार्ट में कहते हैं। एक तो कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, सम भिन्न, और यह है विषम। अब इसमें फर्क क्या है कि इसकी बात करेंगे, अगर इसको हम इसका मान एक्चुअली में निकालने की कोशिश अगर करेंगे, जैसे 3/4 या 5/7 हो, तो इसका मान जो होगा, जितना भी सम भिन्न होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होगा हमेशा, और इसका मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा, यानी 1 से ज्यादा होगा। तो अब 1 से कम होगा मतलब ये कहाँ पर होगा, 0 और 1 के बीच होगा, और ये कहीं ना कहीं 1 से आगे होगा। तो इन्हीं आइडिया के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि हमको 3/4 को दिखाना है, तो 3/4 हमको नजर आ रहा है, ये क्या है, 1 से कम है, यानी कि ये कहाँ पर होगा, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच होगा। तो हम इसी चीज को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर बना रहे हैं, ये जूम करके यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये वाला जूम कर लिए, इतना बड़ा ये 0 है और यहाँ पर है 1, ठीक है। ये बस इतना ही पार्ट है, एक चीज ध्यान रखना, ये बस इतना ही पार्ट है, इसी को हम क्या कर दिए, जूम कर दिए।
तो अब ये 0 है, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर पे कितना है, 4 है। अब डिनोमिनेटर पे 4 है तो इसका क्या करना है, 4 पार्ट कर देना है, टोटल 4 टुकड़ा, 1 2 3, ठीक है। तो ये 4 टुकड़ा हो गया। देखिए तो देखिए 4 टुकड़ा करना है तो नीचे बीच में 3 कटाएगा, तो यहाँ से यह हो जाएगा 1/4 पहला। ऐसे अगर स्टार्ट करना चाहें ये 0 1 2 3 एंड ये 4 इस तरह से, तो ये 1/4, ठीक है। अगर इसको हम बताना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/4, ये क्या हो जाएगा 2/4, ये क्या हो जाएगा 3/4। अब हमको नंबर लाइन पे शो करना है तो ये वाला पॉइंट जो हमको बताएगा वो क्या बताएगा, 3/4 बताएगा, ठीक है। ये इसकी बात थी। अब अगर 5/7 को दिखाना होगा तो सेम प्रोसेस है, हमको पता लग गया ये क्या है, सम भिन्न है, 0 और 1 के बीच होगा, तो इसके लिए भी हम फिर 0 और 1 के बीच होगा तो बस हमको इतना को ही क्या करना है, जूम कर देना है। तो इसको हम बढ़ा दिए, 0 है और यहाँ पर है 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर पे देखिए कितना है, 7 है। तो इस लाइन का 7 टुकड़ा करना है, 7 पार्ट में डिवाइड करना है। अब 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ बीच में कितने लाइन होने चाहिए, 6 पॉइंट हमको बीच में लेना होगा 0 और 1 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। हमको कौन सा दिखाना है, 5/7, तो 5वें नंबर पे ये पॉइंट क्या बताएगा हमको, 5/7। इस तरह से हम सारे को बता सकते हैं, ये 1/7, ये 2/7, ये 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7 और ये तो 1 है, 7/7 कट के 1 ही आता है, ठीक है। तो ये रहा, हम ये किसको किसको नंबर लाइन पे दिखा दिए, सम भिन्न को, प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब हम बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इतना तो पता लग गया हमको कि ये क्या है, विषम भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब 1 से ज़्यादा तो होगा, अब 1 से ज़्यादा कितना, 2 3 4 5 6, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले काम क्या करना होगा, इस पूरे फ्रैक्शन को क्या कर लेते हैं, एक बार यहाँ रफ में भाग दे देते हैं, ऐसे ही कितना आएगा, 5/5 3, डेसिमल में नहीं लाना है, इसी को हमको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि क्या हो जाएगा, अब ये 1/3/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करना है, जो हमारा भागफल क्वोशंट होता है वो पूर्णांक बनता है और जो शेष होता है वो ऊपर, और जो हमारा डिवाइजर होता है वो नीचे आ जाता है। अब ये जो सिचुएशन आया ये हमको अब बता देता है कि ये 1 से ज़्यादा तो है, लेकिन कितना ज़्यादा, 1 से ज़्यादा 2 के पास है या 2 से पहले है। अब यहाँ दिखा कि ये पूर्णांक पे गौर करना है, पूर्णांक 1 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, और इधर क्या है, 1 ही है ना, 1 से ज़्यादा और 2 से कम। यानी कि अब हमको पता लग गया कि ये 8/5 कहाँ पर है, ये 1 और 2 के बीच में है। कहाँ पर है, 1 और 2 के बीच। अब जब ये 1 और 2 के बीच है तो अब हमको समझ गए कि ये जो है 8/5 ये कहीं न कहीं इस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा। तो अब बस हमको अब इसी वाले रीजन को क्या कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। अब इस वाले रीजन को जूम इन करेंगे तो ये हो गया, इधर 1 इधर 2, ठीक। अच्छा, अब हमको इस 1 पे ध्यान नहीं देना है, हमको बस शो करना है 3/5 को इस बीच में। 1 तो अपना हो गया कि ये रहा 1, अब 1 से आगे 3/5 हमको जोड़ना है इसमें। तो अब 3/5 करना है तो सेम प्रोसेस जो यहाँ पर किए थे कि 5 नीचे हर पे 5 है तो इसका 5 टुकड़ा कर देना है। 5 टुकड़ा करना है तो यानी कि 4 बिंदु आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये वाला बिंदु 5। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5 और ये 4/5 और ये वाला क्या हो जाएगा, वापस से 5वां है तो ये हो जाता है 5/5 यानी कि कट के 1 और इधर का 1 और 1 मिलके 2, ये है। तो हमको कौन सा दिखाना था, 8/5 यानी कि 1 होल 3/5 यानी कि ये था हमारा 8/5, ठीक। अब फिर इसी तरह से हमको 7/3 को अगर हमको शो करना है तो वापस से हमको पहले एक बार चेक करना होगा कि 7/3 आखिर कहाँ पर होगा, किसके आसपास में है। तो किसी जिसके भी आसपास हमको जानना होगा तो बस सीधा भाग देना है।
3 दूनी 6, 1 क्या आ गया 2.1/3। 2 पूर्णांक आ गया ना, इसका मतलब ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो इसका मतलब अब हमको इस वाले पार्ट को क्या करना होगा, जूम इन करना होगा। तो कर लेते हैं, इधर 2 और इधर 3। अब यहाँ पर कितना है 1/3 है, बहुत अच्छा। नीचे में 3 है तो बस 3 टुकड़ा करना है, 2 बिंदु आएगा, 1 1 2। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और ये पॉइंट आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/3, कट के 1 और 2 और 1 3। ये बस हमको क्या दिखाना था 2.1/3 को, तो 1/3 ये रहा। अब ओवरऑल क्या था, ये 7/3 था। तो हम कह लेंगे यही है हमारा संख्या रेखा पर 7/3। अब यहाँ पर जूम इन करके दिखाया, अगर एक लाइन पे दिखाना होगा कि ये सारा प्रोसेस कितना है, ये 3/4 को दिखाना होगा इस नंबर लाइन पे, यहाँ पर हमको डिवाइड करके बताना होगा। अगर 5/7 को दिखाना होगा तो इसी लाइन पे हम शो कर देंगे। जो काम यहाँ पर किए थे खोल के, और यहाँ पर हम इतने पे ही कर सकते हैं। तो यही था किसको, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे हमको कैसे दिखाना है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे हमको कैसे शो करना है, वो ये था। अब हम आगे चलते हैं इरेशनल नंबर पे, है ना, यानी अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर पे अगर इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें रैशनल नंबर पे सारी बातें लगभग बताई गई हैं। अब है हमारे पास इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल है, रैशनल था, रैशनल का उल्टा इरेशनल। अब उल्टा मतलब क्या, रैशनल में जो होता था वो इसमें नहीं होगा। अब रैशनल नंबर हम लोग किसको कहते थे, रैशनल नंबर हम कहते थे कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये बस वही है। हाँ, हिंदी में रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को क्या कहेंगे, वो परिमेय था तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो बस इसके लिए डेफिनेशन सिंपल है, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन एज p/q। अब p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये बात हो गई। आखिर हम p/q के फॉर्म में किसको नहीं लिख पाएंगे, सवाल तो ये आता है। अगर कोई भी नंबर बोले, जैसे 5 बोले तो इसके नीचे 1 तो होता ही है, मान के चलो 0 बोलते इसके भी नीचे 1 होता है। चलिए हम एक और जो हम लोग हमेशा से जानते हैं, सपोज पाई के बारे में बहुत सुन के रखते हैं, है ना, तो पाई क्या है, इसके भी नीचे तो 1 है, लेकिन ये परिमेय नहीं है, रैशनल नहीं है, इरेशनल है। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो क्या है 3.1415968। अब और भी है, क्या यहाँ पर अभी तक इतना लिखे हैं, हकीकत क्या कोई भी चीज़ ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। नीचे में तो 1 है, कोई बात नहीं। अब डेसिमल जब हटाएंगे तब यहाँ पर 0 लगाएंगे तो कितना 0 पता ही नहीं है, ये हमको पता ही नहीं है। और एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अगर ये रिपीट हो रहा होता, अगर ये रिपीट हो रहा होता तो हमारे पास एक ऑप्शन था, तरीका था, जो हम लोग परिमेय संख्या में हम लोग कर चुके थे एक कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पर वो भी नहीं है, तो इसीलिए जो है कि हम इसको क्या कहते हैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो बात क्या हुई कि अब इस पे किन नंबर को हम नहीं लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम इसको अब एक और तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन इज, क्या होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होगा, एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट होगा। तो अब इसमें हम यहाँ पर आके फंस जाते हैं,
क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास, और अब रिपीट नहीं हो रहा तो हमारे पास और कोई तरीका है नहीं। तो इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अपरिमेय संख्या की बात अगर करें तो सबसे पहला अपरिमेय संख्या जो इंसान को हमको मिला था वो मिला था √2। अब √2 की बात कर ले, ये काफी सालों तक बस यही रहा था, इकलौता अपरिमेय संख्या, इंसान को पता नहीं था। और बताने वाला कौन, आर्किमिडीज। √2, चलिए पाई से स्टार्ट करेंगे, पाई √2 √3 √5, यानी कि जितना भी नंबर है जिसका हमको वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो सारा का सारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक, जितना भी नंबर है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, पाई हो गया, एक और नंबर आता है ई। ठीक है, तो ये ई के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जब आगे क्लासेस में जाएंगे तब फिर इसके बारे में बात होगी। फिलहाल इतना याद रखना है, इसको घेर के रख देते हैं, पाई √2। बाकी जितने भी नंबर है जिसका रूट नहीं निकलता है वो सारा का सारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बात है कि अब पाई के बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। पाई क्या है आखिर, तो पाई के बारे में कहा, पाई जो होता है कोई वृत्त है, कोई सर्किल है ना, उसकी जो परिधि है ना, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं, यही है ना, लेंथ, इसकी बाउंड्री की लंबाई, परिधि और व्यास, इसके अनुपात को ही हम लोग कहते हैं क्या, यह है वृत्त, इसके अनुपात को ही पाई कहा गया। ठीक है ना, तो पाई के बारे में क्या कहा गया, ये क्या है, एक रेशियो है, किसका किसका, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। अब यहाँ पर बात क्या हुई कि यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला जो ना रिसर्च किया कि आखिर इसका सरकमफ्रेंस, अभी तो आपको हम जानते हैं कि इसका कभी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr है, लेकिन ये ऐसे तो है नहीं, अब ये मैथ तो हर कोई जानता नहीं है। तो अब इसका सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, क्या है, ये वृत्त है, गोल सा कुछ है, तो इसको यहाँ से काट दो, काटने के बाद इसको क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा। अच्छा, ये डायमीटर जब वृत्त था, सर्किल था, तो हम डायमीटर इसका ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं। तो इस सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकाला गया जो, और ये एक्सपेरिमेंट एक पे नहीं, बहुत सारे सर्किल पे किया गया, अलग अलग डायमीटर का सर्किल बनाया, तो अलग डायमीटर होगा तो सरकमफ्रेंस अलग हुआ, तो फिर उसका रेशियो निकाला, यानी कि जितना भी तरह का कुछ भी, सरकमफ्रेंस का कोई भी वैल्यू लिया, डायमीटर का कोई भी वैल्यू लिया, उसके रिस्पेक्ट में किसी भी, अब वृत्त को छोटा कर लिया, अब डायमीटर कम हो गया, सरकमफ्रेंस भी कम हो गया, लेकिन देखा गया कि इसका जो रेशियो आता है वो रेशियो जो है ना 3.1415 और 3.1426 के बीच में आता है पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है कि जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया तो फिर इसका वैल्यू लगभग इसी के बीच में आया, इसी रेंज में आया। तो और लेकिन ये भी, और वैल्यू ऐसा भी नहीं है, चाहे कितना एग्जैक्टली एक्यूरेट वो मेजरमेंट किया है, कभी भी वैल्यू एक डेफिनिट नहीं आया कि कहीं पर नाप के खत्म हो जाए 3.1415 पे आके रुक गया हो, वैसा कभी नहीं हुआ। यानी कि ये जो वैल्यू आया, ऐसा आया कि इसमें लगभग सारे डिजिट्स रिपीट हो जाते हैं। और अभी के टाइम में सुपर कंप्यूटर के थ्रू पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया गया, लगभग ट्रिलियन प्लेस तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है, लेकिन एक भी डिजिट, कोई पैटर्न यहाँ पर मिला ही नहीं है कि कुछ रिपीट हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक इरेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर क्यों हुआ, क्योंकि पाई का डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ हम एक लाइन लिख देते हैं, पाई इज irrational because the decimal expansion of pi is क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अच्छा, जब अब यहाँ पर नहीं कह रहा है कि बस इतने पे ही कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसीलिए क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इस वजह से हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कर दिए,
pi is irrational because the decimal expansion of pi is non terminating non repeating। क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा, तो अब सवाल यहाँ से आता है कि भाई इसको आखिर हम रखें कहाँ, क्योंकि हम अभी नंबर लाइन के बारे में हम पढ़े थे कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो सारे इस लाइन पे होगा, कहीं न कहीं होगा, किसी न किसी बिंदु पे होगा। अब सवाल ये है कि अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर कहाँ पर, कैसे उसको शो कराया जाए, वो कहाँ पर होगा। बीच में तो हम बोले कि फ्रैक्शन में 0 और 1 के बीच में कोई फ्रैक्शनल नंबर होगा। अब फ्रैक्शन जब आ गया तो इसका मतलब वो रैशनल होगा, लेकिन बात वैसा तो है नहीं। इर्रेशनल नंबर भी इसी लाइन पे है, रैशनल भी इसी लाइन पे है, इंटीजर भी इसी लाइन पे है, होल नंबर भी इसी लाइन पे है। तो आखिर इर्रेशनल नंबर को हम इस लाइन पे एग्जैक्टली कैसे शो करें, तो उसके लिए जो है, इसके लिए हमारे पास दो तरीका है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number on नंबर लाइन। अब हमारे पास दो तरीका है इसके लिए। एक वो है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब एक तरीका यह है कि जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको दिखाएं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका क्या होता है, एक बेस होता है, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसका हम लोग यूज करके हम बनाते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि ये थ्योरम है h = √√p² + b², यही थ्योरम है। अब इसका यूज करके कैसे हम नंबर लाइन पे इसे शो करेंगे, आइए देखते हैं। हम पहले शो करते हैं √2 को, सबसे पहले √2 को शो करते हैं। अब √2 को शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं हम, पहले एक लाइन, क्योंकि हमको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन ये रहा 0। अब 0 के बाद जो है हम यहाँ से क्या करते हैं, ये 1 होगा, 0 के बाद ये क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ से 1 है ना, अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ से बना दें, इसका एक साइड 1 सेंटीमीटर रख के, 1 ही, जैसे यहाँ से ये 1 है तो इधर भी 1 ही खींच के हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब जरा हम इसका हाइपोटेन्यूस निकालने की कोशिश करते हैं, ये कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए बेस 1 परपेंडिकुलर 1, तो h कितना हो जाएगा, h = √1² p = 1 b = 1, तो 1² + 1², ये क्या हो जाएगा 2, h = √2, इसका मतलब ये हो गया √2। अच्छा लाइन तो हमारा यहाँ पर है और √2 का लेंथ तो ये आया एग्जैक्टली √2। अब तो इसके लिए क्या करना है कि बस एक डिवाइडर यहाँ पर रखना है, एक आर्क यहाँ से, एक सर्किल यहाँ से ड्रॉ करना है, ये जहाँ पर आया ये वैल्यू क्या होगा, हमारा √2 होगा। अब सवाल ये है कि ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जब हम कभी सर्किल ड्रॉ कर रहे होते हैं, देखिए तो ये रेडियस होता है, यहाँ पर ये भी तो रेडियस ही होगा, एग्जैक्टली यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किल ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो जितना ये रहेगा उतना यहाँ पर भी होगा, तो यही था। अच्छा ये √2 तो बहुत इजी था। अब चलो सपोज करते हैं √3 को शो करना है। अब √3 को अगर हमको शो करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस √2 वाले पे क्या करना, इसी √2 वाले पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और ये सारा कितना होना चाहिए 1, एक परपेंडिकुलर √2 वाले पे ड्रॉ कर दिया 1। अब इसको मिला, अब ये वाला इस वाले ट्रायंगल में
एच निकाल लो कितना आएगा। इसके लिए एच क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू, अब इस केस में P इक्वल्स टू कितना आ गया देखो तो, P तो चलो 1 है, B कितना है, अब ये वाला बेस बन जाएगा, अब इस ट्रायंगल के लिए ये बेस बन जाएगा, तो बेस कितना है ये √2 है। अब h निकाल सकते हैं फॉर्मूला पे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। √2 का स्क्वायर देखिए, जब भी √4 और √4 की वैल्यू 2 और 1 + 2 आ गया √3, यस ये तो मिल गया हमको, ये रहा √3। अब फिर यहाँ पर नहीं छोड़ना है, फिर यहाँ पर हमको एक आर्क लेना है यहाँ से एक, और यहाँ से इसको मिला देना है, ये रहा हमारा √3। फिर यहाँ से 1 एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये वाला क्या होगा √4 होगा एग्जैक्टली, √4 की वैल्यू 2, ये यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये एग्जैक्टली 2 पे जाके मिलेगा। फिर और चाहिए, फिर परपेंडिकुलर एक का ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो जाएगा √5, फिर यहाँ से लेंगे √5 आएगा। ठीक है, अब बात ये है कि अब सपोज करते हैं कि अगर हमको मान के चलते हैं √27 दे दिया जाए, अब यहाँ एक से लेकर करते चले जाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफ़ी लेंदी प्रोसेस भी हो जाएगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमको सोचना है कि 27 से कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, 27 से जस्ट पीछे, कम, आगे नहीं चलना है, कम चलना है। 27 से कम पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 25 है, और √25 की वैल्यू क्या है 5। तो स्टार्ट यहीं से करना है, तो हमको लाइन क्या ड्रॉ करना है, यहाँ ये 0, और इसे कहाँ पर लाके छोड़ना है 5 पे, ये नंबर लाइन है, ये तो इन्फिनाइट तक चलेगा। अब ये एक साइड जो होगा बेस हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बस यहाँ पर अब परपेंडिकुलर एक ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर हमको 1 ही रखना है। तो अब यहाँ से इसका हाइपोटेनस निकाल लेते हैं h, क्या कैसे निकलेगा, b इक्वल्स टू 1, और सॉरी b इक्वल्स टू 5 और p इक्वल्स टू 1, तो h इक्वल्स टू √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि √1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 + 25, यानी कि √26, ये हो गया √26। फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इस पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, नहीं तो फिर क्या होता है कभी गलती क्या करते हैं कि इसी लाइन को हम स्ट्रेट खींच देते हैं, तो मिस्टेक गलती नहीं करनी है, हमको इस लाइन पे 90 डिग्री बना के खींचना है, और कितना 1। फिर इसको मिलाइए, अब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये √26 इस पे 1 मिलाए, ये हो जाएगा √27। 28 चाहिए, फिर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट √28 इस तरह। फिर इसको ये हो जाएगा √26, ये हो जाएगा √27, ये हो जाएगा √28।